क्या हो अगर बचपन में कुछ मॉन्स्टर के वजह से आपके मॉम डैड मारे जाए और आगे एक लड़की को बचाने के चक्कर में अगर अचानक से आपके अंदर काफी खतरनाक पावर आ जाए जिसकी वजह से आप अपना अल्टीमेट पावर को एक्टिवेट करके किसी भी मॉन्स्टर को एक ही अटैक में हरा सकते हो। और आपके अंदर खतरनाक पावर को देखकर अगर बाद में आपको एक फेमस स्कूल में एडमिशन मिल जाए, लेकिन आपको तो पावर कंट्रोल करना बिल्कुल भी नहीं आता है, इसी वजह से आप हर टाइम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो। लेकिन अगर इसके बावजूद भी सभी लड़कियां आपके प्यार में पड़ जाए और आपके साथ बहुत सारा कुछ करने की कोशिश करे तो फिर क्या होगा। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग दो बच्चे को देखते हैं जो कि अपना जान बचाकर सिटी से भाग रहे थे। यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि सिटी के ऊपर तो एक मॉन्स्टर अटैक कर दिया था और उस मॉन्स्टर के अटैक की वजह से तो वो सिटी पूरी तरीके से तबाह हो गया था। और आगे जब भी वो दोनों वहाँ से भाग रहे होते हैं अचानक से उन दोनों के सामने वही मॉन्स्टर आ जाता है और वो मॉन्स्टर को देखकर तो वहाँ पर वो लड़का उसको पहचान लिया था कि ये काफी ज्यादा खतरनाक है। और आगे जब भी वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं तभी अचानक से वो मॉन्स्टर उन लोग के ऊपर अटैक कर देता है। उसका अटैक तो यहाँ पर उसके बाजू में जाकर लगा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो जगह तो पूरी तरीके से तबाह हो गया था। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो दोनों तो अलग अलग हो गए थे, जिस चीज का फायदा उठाकर वो मॉन्स्टर जल्दी से वो लड़की को पकड़ लेता है। ये देखकर तो यहाँ पर वो लड़का काफी ज्यादा घबरा गया था, इसी वजह से वो काफी जोर से चिल्लाता है। और तभी इनने में उस जगह पर काफी सारे टैंक आकर वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगते हैं और उन लोग के अटैक के वजह से तो यहाँ पर वो मॉन्स्टर को ना चाहते हुए भी वो लड़की को छोड़ना पड़ा था। और आगे जब भी वो लड़का उसको बचाने के लिए जाता है उसको पता चलता है कि वो मॉन्स्टर ने तो वो लड़की के ऊपर कफ का जहर छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल भी घबराता नहीं बल्कि वो उसके अंदर से जहर को निकालने की कोशिश करने लगता है। फिर अगली सीन में हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ तो असल में हमारा एमसी सपनों में देख रहा था, जहाँ पर होश आने के बाद उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये क्या था। और आगे जब भी वो बाहर की तरफ देखता है उस जगह पर तो एक सिटी था और तभी हमें पता चलता है कि ये असल में स्कूल सिर्फ सिटी है और इसका नाम लिटिल गार्डन है। और आगे जब भी वो प्लेन से उस जगह पर उतरता है वो ये देखता है कि उस जगह पर तो दो लड़कियां काफी देर से उसको ही पुकारे जा रही थी। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि स्कूल के पहले दिन पे आखिरकार कौन इस तरीके से हमारा एमसी को बुला रहा है और वो भी एक माइक और वेलकम साइन के साथ। मतलब गजब। ये देखकर तो हमारा एमसी काफी ज्यादा परेशान हो गया था, जिस वजह से वो चुप कर वहाँ से जल्दी से निकल लेता है। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि वो अपने मोबाइल के मदद से तो वो लोकेशन पर जा रहा था जहाँ पर एंट्रेंस सेरेमनी होने वाला है। और हमारा एमसी का मोबाइल फोन तो देखो कुछ अलग ही टेक्नोलॉजी का है। अरे यार मैंने गलत बोल दिया, ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि टेक्नोलॉजिया है। टेक्नोलॉजी। और आगे फाइनली वो मैप देखकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो एक स्टूडेंट से पूछने लगता है कि क्या ये वही जगह है जहां पर एंट्रेंस सेरेमनी होने वाला है। उसका ये बात को सुनकर एक लड़का उसको जवाब देने वाला होता है, तभी अचानक से एक लड़की उसको पहचान लेती है। वो कहती है कि देखो देखो सभी, ये तो वही लड़का है जो कि एंट्रेंस एग्जाम में एक नंबर पर था। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट उसको चारों तरफ से पूरी तरीके से घेर लिए थे। इस वजह से तो हमारा एमसी दोबारा काफी ज्यादा परेशान हो गया था। मतलब भाई को समझ ही नहीं आता कि एंट्रेंस एग्जाम में टॉप पर आने के बाद वो यहाँ पर इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो हमेशा सभी लड़कियों से दूर रहता है। काश मेरा ऐसा जिंदगी होता तो कितना ज्यादा मजा आता। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि हमारा एमसी तो वो भी से जैसे तैसे करके भाग गया था और वो ये सब कुछ देखकर एक कोने में जाकर सोच रहा होता है। तभी इनने में उस जगह पर एक लड़की आकर उसके ऊपर चढ़ जाती है, जहाँ पर वो लड़की अपना नाम बताती हुए कहने लग जाती है कि मेरा नाम असल में एमिल है और मैं भी स्कूल का नई स्टूडेंट हूँ। उसका ये सा को हरकत को देखकर तो यहाँ पर हमारा एमसी थोड़ा सा शर्मा गया था। उसको शर्माते हुए देखकर वो लड़की कहने लगती है, तुम ऐसे नजरों से मुझे देखो मत, मैं कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का हूँ। मतलब हमारे एमसी का किस्मत तो देखो पहले दिन पे आकर उसके साथ इतना कुछ हो गया, जहाँ पर वो मनी मन ये कह रहा होगा कि भैंस की टांग आखिरकार मैं कहाँ पर फंस गया। और तभी हमें पता चलता है कि ये असल में एक लड़की है, लेकिन ये स्कूल पे आने के बाद वो असल में एक लड़के का रोल निभा रहा है, जहाँ पर हमारा एमसी को भी पता नहीं है कि एमिली असल में कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो एक लड़की हमारे एमसी से माफी मांग रहा था, क्योंकि उसके कहने की वजह से तो यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट आकर उसको घेर लिए थे। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उस जगह पर तो एमिली हमारा एमसी से कुछ ज्यादा ही चिपक रही थी। उसको ऐसा करते हुए देखकर तो वहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा शॉक थे, जहाँ पर उन लोग को समझ नहीं आ रहा था कि एमिली एक लड़का होकर भी एक लड़के से कैसे चिपक रहा है। इसी वजह से तो यहाँ पर उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि शायद वो दोनों गे हैं। हमें डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की तो उस जगह पर सभी को वेलकम करते हुए कहने लग जाती है कि मेरा नाम मेरिका है और मैं असल में स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट हूँ। और उसके जाने के बाद एक लड़की आकर अनाउंसमेंट करने लगती है। लिटिल गार्डन के कैप्टन और प्रेसिडेंट जल्दी
जल्दी यहाँ पर आने वाली है, इसी वजह से तुम लोग थोड़ा सा इंतजार करो। और वो ऐसा कुछ कह ही रहा होता है, तभी इतने में उस पर वही लड़की आ जाती है जिसका नाम क्लेरी है। और यही लड़की तो असल में स्टूडेंट काउंसिल की कैप्टन है। और वो अपना स्पीच दे इससे पहले उस पर दो लड़कियां आकर कहने लगती हैं कि हमें आए तो एयरपोर्ट पर काफी ढूंढने के बावजूद भी नहीं मिला। और ये दोनों लड़की तो असल में वही लड़की थी जो कि एयरपोर्ट पर हमारे एमसी को एक माइक्रोफोन से बुला रही थी। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर क्लेरी काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। वो कहते हैं कि क्या तुम दोनों को पता तक भी नहीं है कि आया तो काफी पहले ही यहाँ पर आ चुका है और मेरे स्पीच से पहले तुमने आकर मुझे डिस्टर्ब कर दिया, इसी वजह से मैं तुम दोनों को अभी और इसी वक्त ये स्कूल से निकाल रहा हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ के सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा घबरा गए थे, जहाँ पर सभी एक दूसरे से ये बातें कर रहे थे कि स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी आखिरकार क्लेरी ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन वो तो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है, इसी वजह से वहाँ पर कोई भी स्टूडेंट जवाब में कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर एमिली उठकर कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि तुम एक छोटी सी गलती के वजह से स्टूडेंट को इस तरीके से स्कूल से निकाल देते हो। और मुझे तब सबसे ज्यादा गुस्सा आता है जब कोई अपना पावर का गलत इस्तेमाल करता है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर क्लेरी भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो वो दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे थे। और तभी इतने में उस जगह पर एरिका आकर क्लेरी की साइड लेने लगती है। वो कहती है कि अगर तुम चुप नहीं रहोगे तो तुमको भी लिटिल गार्डन से निकाल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा एमिली भी कहाँ हार मानने वाली थी, वो कुछ करे इससे पहले हाथ तो जाकर उसको रोक देता है। लेकिन ये सब की वजह से तो दूसरा क्लेरी काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। वो कहती है कि मैं ये भी चाहता हूँ कि ये दोनों लड़कियों के साथ एमिल को भी स्कूल से निकाल दिया जाए। जो कहकर आगे वो हमारे एमसी से पूछने लग जाती है कि जल्दी से बताओ क्या तुमको मेरा ये बात मंजूर है। उसका ये बात को सुनकर वो कहने लगता है कि मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि तुम एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से इन तीनों को ये स्कूल से निकाल रहे हो। उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ पर सभी स्टूडेंट बिल्कुल चुप हो गए थे, क्योंकि आज तो असल में हमारा एमसी का पहला दिन है और वो पहले दिन पर ही आकर ये हमारा स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट से पंगा ले रहा है। उसका ये बात भी तो यहाँ पर कैरल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वो कहती है कि अगर ऐसा बात है तो फिर ठीक है, कल हम दोनों के बीच में सभी के सामने एक बैटल होने वाला है। अगर तुम उसमें जीत गए तो किसी को भी ये स्कूल से निकाला नहीं जाएगा, लेकिन अगर मैं जीत गई तुम्हारे साथ साथ उन तीनों को भी स्कूल से निकाल दिया जाएगा। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हमारा एमसी काफी ज्यादा परेशान हो गया था, जहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब वो क्या करेगा। और आगे वो कुछ कहे इससे पहले एमिली उठकर कहने लग जाती है कि चलो ठीक है तो ये चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और मुझे पक्का यकीन है कि तो किसी भी कीमत में तुमको हरा कर ही रहेगी। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो एमिली हमारे एमसी को एक जगह पर लेकर जा रहा था, जहाँ पर तो उसे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुमने मेरी मर्जी के बिना ये डुएल को कैसे एक्सेप्ट कर लिया और मुझे पता भी नहीं है कि मैं ये डुएल जीत भी पाऊंगा या फिर नहीं। वो कहती है कि तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आज असल में तुमको मेरे एक दोस्त से मिलवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ और मेरा दोस्त असल में इस जगह का हेड टेक्नोलॉजिस्ट है और इसी के साथ साथ वो द 100 प्रोजेक्ट का चीफ रिसर्चर भी है। और आगे जब भी वो दोनों उस जगह पर जाती है एक लड़की आकर कहने लगती है कि मेरा नाम असल में शार्लोट है और तुमसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। और उससे हाथ मिलाने के तुरंत ही बाद हमारे एमसी के पास एक लड़की आकर उसको सूंघने लग जाती है, जहाँ पर वो थोड़ी देर हमारे एमसी को सूंघने के बाद बताने लग जाती है कि मेरा नाम असल में मिमी है और मैं सार की रोबोट असिस्टेंट हूँ। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो बातों बातों में एमिल ने गलती से सार को एक बच्ची कहकर पुकार दिया था, इस वजह से तो यहाँ पर सार काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और आगे वो इसका बदला लेने के लिए वो एमिल का असली नाम बताने ही वाली होती है। लेकिन तभी उस जगह पर एमिल उसका गाल को खींचते हुए उसको ठीक टाइम पे रोक लेती है और आगे थोड़ी देर बातें करने के बाद सार हमारा एमसी को बताने लग जाती है कि इस जगह पर असल में लिसा नाम का एक कंप्यूटर सिस्टम है और वही असल में ये लिटिल गार्डन के सारा मैनेजमेंट संभालती है। और तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो लिसा ने क्लेरी और हाथों के फाइट के बारे में सबको काफी पहले ही बता दिया था, इसी वजह से आगे सार उसको एक स्टोन दिखाते हुए कहने लग जाती है कि मैं असल में ये 100 तुम्हें देना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर तो 100 के बारे में हमारे एमसी को बिल्कुल ही पता नहीं था, इसी वजह से वो बताने लगती है कि असल में ऐसा स्टोन होता है जिसके मदद से सबको अलग अलग पावर मिलता है, जहाँ पर ये पावर असल में सभी स्टूडेंट का अलग अलग होता है और जो स्टूडेंट वेरिएबल स्टोन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जो लोग ये स्टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं उन लोगों को असल में स्लेयर कहा जाता है, जहाँ पर सभी स्लेयर का बस एक ही मकसद होता है सभी इंसानों को मॉन्स्टर से बचाना। और आगे जब भी सार उसको 100 देती है वो दोनों जल्दी से ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर एमिली उसको बताने लग जाती है कि हम दोनों अभी जो सूट पहने हुए हैं उसको असल में वेरिएबल सूट कहा जाता है। और वो ये बताते बताते तभी वो ये नोटिस करता है कि तो काफी देर से उसको एक घूरे जा रहा था। वो कहती है कि आखिरकार तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो, क्या तुमको मेरा बॉस पसंद है? जिस पर हमारा एमसी कहता है कि क्या बकवास करे जा रहे हो, मुझे तुम्हारा बॉस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आगे जब भी एमिली थोड़ा सा दूर जाकर उसको 100 ऑन कहने के लिए कहता है, ये कहने के तुरंत ही बाद तभी अचानक से
हाथों का पावर एक्टिवेट हो जाता है और तभी इनमें जापा सार उसको कांग्रेचुलेशन कहते हुए कहने लगती है कि मुझे पहले से पता था कि तुम 100 का काफी इजीली इस्तेमाल कर लोगे। और आगे कुछ देर बाद इमिली भी अपना 100 को एक्टिवेट करती है। उसका 100 एक्टिवेट होने के साथ ही साथ तो यहाँ पर उसके आसपास काफी सारे वेपन आ गए थे और आगे है तो कुछ कहे इससे पहले अचानक से एमिल उसके ऊपर अटैक कर देती है। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो हमारे एमसी काफी इजीली से हमने बैरियर के मदद से उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था। ये देखकर तो वो शुरुआत में काफी ज्यादा हैरान था, लेकिन जब भी उसको रियलाइज होता है वो चिल्लाती हुए उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे ऊपर अचानक से हमला करने की। वो कहती है कि अगर तुम मेरा अटैक को ब्लॉक नहीं करोगे तो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट से कैसे लड़ोगे। ये कहकर आगे एमिल दोबारा जब भी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। उसका ये अटैक को देखकर तो दूसरा हमारा एमसी का फट के 64 हो गया था। और आगे जब भी वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है उसका स्पीड के वजह से तो वो दीवार पे जाकर टकरा गया था। और आगे थोड़ी देर ट्रेनिंग करने के बाद जब भी वो दोनों अपने ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर निकलते हैं अचानक से हाथों को उसका टेक्नोलॉजी या फोन पर उसका बहन का कॉल आती है, जहाँ पर वो ये देखता है कि वो तो यहाँ पर उसका बहन का 48 मैसेजेस को अनरीड किया था। और आगे जब भी वो सभी मैसेजेस को पढ़ता है उसको पता चलता है कि उसने तो असल में कल अपने बहन से वादा किया था कि वो एंट्रेंस एग्जाम के बाद उससे मिलने के लिए जरूर आएगा, लेकिन अभी तक वो गया नहीं है। इसी वजह से वो जल्दी करके एमिल को बाय कहते हुए वहाँ से अपने बहन से मिलने के लिए चला जाता है। और तभी हमें हमारा एमसी की बहन के बारे में पता चलता है कि उसका नाम असल में करीन है और उसकी बीमारी की वजह से तो यहाँ पर वो असल में हॉस्पिटल पड़ी रहता है। और आगे आए तो उसके पास जाकर उससे काफी ज्यादा माफी मांगने लग जाता है। वो कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी बात के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं था। लेकिन दूसरी साइड तो करीन इसके बावजूद भी काफी ज्यादा गुस्से में थी। इसी वजह से आगे हमारा एमसी उसको शांत करने के लिए उसके माथे पर एक किस देता है, जो करने के तुरंत ही बाद वो खुश होकर कहने लग जाती है कि अब ठीक है, मैं अब काफी ज्यादा खुश हूँ और अब जल्दी से बताओ कि आखिरकार एंट्रेंस सेरेमनी में क्या क्या हुआ। उसका ये बात को सुनकर आगे हमारा एमसी उसको सारा कुछ बताने वाला होता है। इतने में उस पर एक नर्स आ जाती है। उसका इतना बड़ा बॉस को देखकर तो यहाँ पर हमारा थर्ड की एमसी कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, जहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि शायद वो नर्स उसको अपना देने के लिए आया है। चूत सेक्स करने जाना है भाई। लेकिन बाद में जाकर तो हमारा एमसी काफी ज्यादा उदास हो गया था, क्योंकि वो नर्स तो असल में उसको ये बताने के लिए आई थी कि हॉस्पिटल के विजिटिंग टाइम खत्म हो चुका है, इसी वजह से अब उसको यहाँ से जाना पड़ेगा। और आगे वो कुछ कहे इससे पहले करीन उससे कहने लगती है कि भैया अभी तुम ये नर्स के बॉस को घूरे जा रहे थे, मैंने सही कहा ना, सच में तुम कितना ज्यादा ठड़कीबाज हो। और आगे जब भी हमारा एमसी हॉस्पिटल को छोड़कर अपने रूम के अंदर जाने की कोशिश करता है, वो ये देखता है कि उस पर तो एमिली अपना ड्रेस को चेंज कर रही थी। तो कोई यहाँ पर देखकर तो एमिली काफी ज्यादा शर्मा गई थी, इसी वजह से वो उसके ऊपर चीजें फेंकने लग जाती हैं। और उनमें से तो एक चीज आकर हाथों को लग गया था, जिस वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और आगे जब भी हाथों को होश आता है वो अपने सामने एमिली को देखता है। उसको अचानक से देखकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा घबरा गया था और इस चक्कर में आगे वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। और आगे एमिली उसको काफी ज्यादा डांटने लग जाती है कि आखिरकार तुम किसके कहने पर यहाँ पर आ गए और क्या तुम नॉक करके यहाँ पर नहीं आ सकते। उसका ये बात को सुनकर हाथ उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम मेरे रूम पर क्या कर रहे हो। और आगे थोड़ी देर छानबीन करने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि वो दोनों तो असल में रूममेट है। ये बात को जानकर तो यहाँ पर एमिली काफी ज्यादा खुश हो गई थी और आगे वो उससे कहने लग जाती है कि अब जल्दी से तुम मुझे अपना यूनिफॉर्म दे दो। और एमिली तो असल में उसका यूनिफॉर्म इसलिए मांग रहा था क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान तो उसका एक बटन टूट गया था, जो कि वो अभी सिल देगा। और आगे जब भी वो ये काम कर रही थी सुई चुभने की वजह से तो यहाँ पर उसकी उंगली से खून निकल रहा था। उसकी उंगली से खून निकलता हुआ देखकर तो यहाँ पर हाय तो काफी ज्यादा घबरा गया था, जहाँ पर अचानक से उसको अपने पास्ट के हादसे के बारे में याद आने लगता है कि आखिरकार उसके साथ क्या क्या हुआ था। ये सोचकर वो जल्दी से एमिली का उंगली को अपने मुंह के अंदर घुसा देता है। उसका ये साको हरकत को देखकर तो यहाँ पर एमिली भी काफी ज्यादा शर्मा गई थी। और आगे खून रुकने के बाद हाथ तो जल्दी से आकर उसके हाथ में एक बैंडेज लगा देता है। और आगे इसके बारे में पूछने पर वो बताने लग जाता है कि मुझे असल में लोगों को चोट खाते हुए बिल्कुल भी देखा नहीं जाता, और जैसे मेरे और एक लड़की के ऊपर एक मॉन्स्टर ने अटैक किया था, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मेरे वजह से किसी को भी चोट ना लगे। फिर हमें डायरेक्ट अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो हाथ और क्लेरी एरिना पर खड़े हुए थे एक दूसरे से फाइट करने के लिए, जहाँ पर वो दोनों ही जल्दी से अपना 100 को एक्टिवेट कर लेते हैं। और तभी हम लोग उस पर हाथों के सभी दोस्तों को देखते हैं और यहाँ पर तो वो लोग काफी ज्यादा टेंशन में थे कि कहीं हाय तो उससे हार ना जाए। और आगे जब भी उन दोनों के बीच में फाइट शुरू होने वाली होती है तभी अचानक से लिडिया ये डुएल का रूल बताने लग जाती है, जहाँ पर वो बताने लग जाती है कि ये डुएल का टाइम लिमिट असल में 15 मिनट होगा और ये तब खत्म होगा जब तुम दोनों में से कोई हार ना जाए। और उसका ये बात खत्म
खत्म होने के तुरंत ही बाद क्लेरी कहने लग जाती है कि तुम जहाँ टेंशन मत करो, मैं अपना फुल बॉडी आर्मर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने वाली, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो फाइट काफी जल्दी खत्म हो जाएगा। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि उस जहाँ पर तो एमिली अपना एक डिवाइस की मदद से हमारे एमसी से बातें कर रही थी। वो कहती है कि तुम बस अपना ट्रेनिंग के टाइम पर दिया हुआ प्लान को याद करो और मुझे पक्का यकीन है कि तुम उसके मदद से काफी इजीली क्लेरी को हरा दोगे। उन दोनों को ये डिवाइस से बातें करता हुआ देखकर एरिका उससे कहने लगती है, आखिरकार तुम ये डिवाइस के मदद से उससे बातें क्यों कर रहे हो? तुमको पता है ना कि फाइट के दौरान एक दूसरे से बातें करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और वो कुछ कहे इससे पहले क्लेरी कहने लग जाती है कि तुम जरा टेंशन मत करो, हाथों को जितना बातें करना है वो कर सकता है। और वैसे भी हाथों तो असल में स्कूल पे नया है, इसी वजह से उसको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि उस जहाँ पर तो 10 सेकंड का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया था। और जब भी काउंटडाउन 0 होता है, गलती से हाथों काफी स्पीड से जाकर क्लेरी से टकरा जाता है। इसी वजह से तो वो एरिना पर काफी बड़ा धमाका हुआ था। और धुआं हटने के बाद हमें पता चलता है कि वो तो असल में उसके ऊपर गिर गया था। और आगे जब भी हमारा एमसी वहाँ से उड़ने की कोशिश करता है, वो तो यहाँ पर गलती से उसका बॉस को पकड़ लिया था। उसका ये साको हरकत को देखकर यहाँ पर क्लेरी उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? शुरुआत में तो यहाँ पर हमारा एमसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब भी उसको रियलाइज होता है कि वो असल में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का बॉस को दबा रहा है, वो उससे काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है। लेकिन इस वजह से तो यहाँ पर क्लेरी काफी ज्यादा शर्मा गई थी, जहाँ पर वो रोते हुए कहने लग जाती है कि अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि ये पहली बार है जब कोई लड़के ने मुझे टच किया है। ये कहकर आगे वो काफी ज्यादा गुस्से में उसके ऊपर बार बार अटैक करने लग जाती है। और आगे जब भी हमारा एमसी उसका सभी अटैक से बच रहा था, तभी इनमें में उसके पास क्लेरी आकर उसको एक कस के मुक्का मारती है। उसका ये खतरनाक मुक्के की वजह से तो यहाँ पर हाथों काफी दूर जाकर गिरा था। और आगे जब भी क्लेरी गुस्से में आकर उसके ऊपर अपना फाइनल अटैक करने वाली होती है, तभी इनमें एमिली चिल्लाते हुए हाथों से कहने लगती है कि जल्दी से हाथों तुम अपना बैरियर को एक्टिवेट करो, नहीं तो तुम उसके अटैक से बिल्कुल भी बच नहीं पाओगे। एमिली का ये बात को सुनकर आगे हाथों भी ठीक यही करता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उसकी ये बैरियर की वजह से तो यहाँ पर वो उसके अटैक से काफी इजीली बच गया था। और आगे फाइट के दौरान एमिली हमारे एमसी से कहने लगती है कि हाँ तो आखिरकार तुमने क्लेरी का वो उसको क्यों टच किया था, मुझे साको समझ आ गया है, तुम असल में उसके साथ बहुत सारा कुछ करना चाहते थे, मैंने सही कहा ना, क्या तुमको शर्म नहीं आती? उसका ये बातों को सुनकर तो यहाँ पर हाथ तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि ऐसा कुछ असल में एक एक्सीडेंट था। और क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा जेलस क्यों हो रहे हो? जिस पर वो अपना मुंह फुलाती हुए कहने लग जाती है कि मैं बिल्कुल भी जेलस नहीं हूँ, जल्दी से तुम अपना फाइट पर फोकस करो। उसका ये बात को सुनकर हाथों भी सीधा जाकर क्लेरी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर क्लेरी भी थोड़ी ना कम थी, वो तो अपने हाथ के मदद से उसका शॉट को रोक लिया था, जो देखकर एमिली उससे कहने लग जाती है कि जल्दी से तुम अब अपना स्पेशल अटैक को यूज करो। उसका ये बात को सुनकर हाथों भी ठीक यही करता है, जहाँ पर वो अपने पार के मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसके ये अटैक की वजह से तो उस जहाँ पर दोबारा एक धमाका हुआ था, जहाँ पर सबको ऐसा लग रहा था कि शायद अब क्लेरी हार चुका है। लेकिन जब भी धुआं हटता है, वो लोग तो क्लेरी को सही सलामत देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर क्लेरी तो हमने वेपन के मदद से काफी इजीली से उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था। वो कहती है कि आखिरकार तुमको क्या लगा कि मैं इतना आसानी से हार जाऊंगी? ये कहकर आगे वो अपने वेपन के मदद से बार बार उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है। उसका ये सा कुछ अटैक के वजह से तो वहाँ पर काफी बड़ा बड़ा धमाका हो जा रहा था। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि उसके अटैक के वजह से तो वहाँ पर हाथों का हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था। उसका इतना बुरा हालत को देखकर तो वहाँ पर सभी लोग को ऐसा लग रहा था कि शायद वो अब हार चुका है। लेकिन तभी हम लोग ये देखते हैं कि उस जहाँ पर हाथों अचानक से खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मैं इतना आसानी से बिल्कुल भी हार नहीं मान सकता। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो वहाँ पर सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। इसका ये सा कुछ बातें को सुनकर क्लेरी उससे कहने लग जाती है कि क्या तुमको सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? ये कहकर आगे वो अपना सभी वेपन को जोड़कर एक बड़ा सा कैनन को बना लेता है, जो बनाने के तुरंत ही बाद वो एनर्जी को इकट्ठा करते हुए सीधा उसके ऊपर अटैक कर देती है। आगे जब भी उसका ये अटैक हमारे एमसी को लगने वाला होता है, अचानक से उसका पावर एक्टिवेट हो जाता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो हाथ एक लंबा छलांग लगाकर ये उसका अटैक से काफी इजीली बच गया था। और आगे वो काफी स्पीड से उसके पास जाकर हमने शॉट के मदद से उसका कैनन को तोड़ देता है, जो करने की तुरंत ही बाद तो यहाँ पर वो बार बार उसके ऊपर हमने शॉट के मदद से अटैक करे जा रहा था। और दूसरा क्लेरी भी थोड़ी ना कम थी, वो बार बार उसके अटैक से बचे जा रहा था, लेकिन यहाँ पर बार बार डॉज करने की वजह से तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा थक गई थी। इसी वजह से वो जल्दी से दोबारा अपना कैनन को तैयार कर उसके ऊपर दोबारा अटैक कर देती है। इस वजह से तो शुरुआत में उसको ऐसा लग रहा था कि शायद उसने उसको हरा दिया, लेकिन तभी वो एक चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि हाथों ने अपना फुल बॉडी आर्मर को एक्टिवेट कर लिया है। उसका फुल बॉडी आर्मर को देखकर तो वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो सभी स्टूडेंट के साथ साथ क्लेरी भी काफी ज्यादा घबरा गई थी, और वो तो इस तरीके से हाथों से बिल्कुल भी हार नहीं सकता था। इसी वजह से उसको ना चाहते हुए अपना फुल बॉडी आर्मर को एक्टिवेट करना ही पड़ता
जाता है, जो करने के तुरंत ही बाद वो हमने काफी सारे वेपन से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और जो है तो वो सभी अटैक से बच रहा था, इससे इसका फायदा उठाकर क्लेरी जल्दी से हमने कैनन का पावर को हाई कर उसके ऊपर अटैक कर दिया। और ये अटैक तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक था, जिस वजह से एरिना का बैरियर भी टूट चुका था। और आगे उसका खत्म होने के बाद हाय तो काफी ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसको बेहोश पड़ा हुआ देखकर तभी इतने में उसके पास एमिली आ जाती है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि हाय तो अभी भी सही सलामत है। ये देखकर तो वो काफी ज्यादा खुश थी और आगे वो क्लेरी की तरफ देखते हुए उसे कहने लग जाती है कि तुमने अभी चीट किया है, तुमने तो मैच के पहले कह दिया था कि तुम अपना फुल बॉडी आर्मर को एक्टिवेट नहीं करोगे, तो फिर आखिरकार अब क्या हुआ। और तभी इनने में उस पर साड़ आकर कहने लग जाती है कि तुम थोड़ा सा चुप हो जाओ। रूल के हिसाब से क्लेरी ने अपना रूल बिल्कुल भी नहीं तोड़ा, वो बस यहाँ पर मैच के पहले वाला अपना वादा को तोड़ा है। और आगे वो कुछ कहे इससे पहले क्लेरी ये कहकर ही चुपचाप वहाँ से जाने लगती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने अपना वादा को तोड़ा है, इसी वजह से मान लो कि मैं इस मैच पे हार गई। और आगे जब भी हाथ को होश आता है वो हमने सामने क्लेरी को देखता है, उसको देखकर वो जल्दी से हमने बिस्तर से उठ जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि बैटल हारने की वजह से शायद उन लोग को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन तभी अचानक से क्लेरी कहने लग जाती है कि तुम जरा टेंशन मत करो, स्कूल से किसी को भी नहीं निकाला जाएगा। उसका ये बात को सुनकर आगे हमारा एमसी चैन की सांस लेते हुए उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसका ये बात को सुनकर क्लेरी उसके काफी ज्यादा क्लोज आकर उससे पूछने लग जाती है कि जल्दी से बताओ आखिरकार तुमने अपना फुल बॉडी आर्मर को इतना जल्दी कैसे एक्टिवेट कर लिया। और जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं वो लोग ये चीज बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो आखिरकार तुमने ये कैसे कर लिया। और आगे हमारा एमसी कुछ बताए इससे पहले उस जहाँ पर एमिली आ जाती है, जहाँ पर वो ये देखती है कि यहाँ पर तो क्लेरी हाथों के कुछ ज्यादा ही क्लोज है, इसी वजह से वो जल्दी से हाथों के सामने जाकर उसको ठीक टाइम पे रोक लेता है। वो कहती है कि जल्दी से बताओ आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम हाथों को किस करना चाहते थे। जिस पर क्लेरी मना करती हुए कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम ये सा कुछ क्या बकवास करे जा रहे हो, मैं तो बस इस जहाँ पर हाथों से माफी मांगने के लिए आया था। ये कहकर वो जल्दी से माफी मांगती हुए वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्लेरी तो एक कार पे बैठकर हमने साथियों के साथ घर पर जा रही थी, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि क्लेरी तो काफी देर से हमने फाइट के बारे में सोची जा रही थी। उसको इतना परेशान देखकर एरिका उससे पूछने लग जाती है आखिरकार तुमको क्या हुआ है, क्या तुम हारने की वजह से यहाँ पर इतना ज्यादा दुखी हो। वो बताती है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं मुझे क्यों है तो कुछ अलग लगा। जिस पर एरिका शर्माती हुए उससे पूछने लग जाती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत जमाने के बाद तुम उस पर फिदा हो गए हो। उसका ये बात को सुनकर क्लियर शर्माती हुए साफ साफ उसको मना कर देती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और जब भी हमारे एमसी को होश आता है यहाँ पर तो एमिली उसका कुछ ज्यादा खातिरदारी कर रही थी। उसका इन खातिरदारी को देखकर तो यहाँ पर हमारे एमसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो ये सा कुछ क्यों कर रहा है। और यहाँ पर तो हमारे एमसी ने कल से कुछ भी नहीं खाया है, इसी वजह से तो यहाँ पर उसको काफी ज्यादा भूख लग रहा था। इसी वजह से एमिली जल्दी से उसके लिए एक जूस लेकर आती है, जो देते हुए आगे वो उससे कहने लगती है कि चलो क्यों ना हम लोग सिटी के सेंटर में जाए, वहाँ पर तुम काफी सारा डिशेस को खा सकते हो वो भी फ्री में। उसका ये ऑफर तो यहाँ पर हाथों को भी काफी ज्यादा पसंद आया था, इसी वजह से वो इसके लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसके ज्यादा तो यहाँ पर एमिली खुश थी। जब भी आगे हमारा एमसी उससे इसके बारे में पूछता है वो उसको बताने लगती है ऐसा इसलिए है क्योंकि सिटी के सेंटर पर सभी डेट के लिए जाते हैं और वहाँ पर ज्यादातर कपल मिलेंगे। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हाथों हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो दोनों आइसक्रीम खाते हुए सिटी के अंदर घूम रहे थे और उस जगह पर तो हाथों को कुछ ज्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि सभी लड़कियां तो बस काफी देर से उसको घूरे जा रही थी। बंदा मनी मन ये सोच रहा होगा कि मैं यहाँ पर कितना ज्यादा पॉपुलर हूँ। और आगे इसके बारे में पूछने पर एमिली बताने लग जाती है यहाँ पर सभी तुमको इसलिए घूरे हैं क्योंकि तुमने अकेला क्लेरी से फाइट किया। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को अपना आइसक्रीम शेयर भी करते हैं। मतलब कसम से हमारा एमसी को पता भी नहीं है कि एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है और वह भी इस जगह पर असल में एक लड़की के साथ डेट पर आया है। अगर अभी हमारा एमसी को इसके बारे में सारा कुछ पता चल जाएगा तो वो सदमे के कारण यहाँ पर अचानक से बेहोश हो जाएगा। और आगे एमिली उसको एक गार्डन टाइप की जगह पर लेकर जाती है और उस जगह पर तो काफी सारे कपल थे। ये देखकर तो यहाँ पर हमारा एमसी भी थोड़ा सा परेशान हो गया था, जहाँ पर वो अपने मन मन ये कह रहा होगा कि मुझे एक लड़के के साथ इस जगह पर आना नहीं चाहिए था। लेकिन तभी अचानक से एमिली उसे कहने लग जाती है कि मैं हमेशा से ही तुम्हारे साथ यहाँ पर आना चाहती थी। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हमारा एमसी भी थोड़ा सा शर्मा गया था। लेकिन तभी अचानक से उसको रियलाइज होता है कि भैंस की टांग एक लड़का उसके साथ यहाँ पर क्यों आना चाहता था, क्या वो गे है। और वो इसके बारे में एमिली से पूछे इससे पहले उसको करीन का कॉल आता है, जहाँ पर करीन उससे कहने लग जाती है कि मुझे पता चल गया है कि तुमने अकेला एक क्लेरी के साथ फाइट किया और मैंने अभी अभी तुम्हारे बगल में एक लड़के का आवाज सुना। जल्दी से बताओ आखिरकार तुम अभी कहाँ पर हो, कहीं तुम दोनों डेट के लिए सिटी के सेंटर पर तो नहीं गए हो। बताता है कि तुम गलत समझ रहे हो, मेरे साथ कोई भी लड़की नहीं है। जिस पर वो कहने लग जाती है कि मैं तुम पर बिल्कुल भी
विश्वास नहीं करती हूँ। इसी वजह से मैं ये चेक करने के लिए जल्दी तुम्हारे पास ही आ रही हूँ, तुम थोड़ा सा इंतजार करो। और आगे जब भी करीन उसके पास जाती है उसको पता चलता है कि यहाँ पर तो उसका भाई एक लड़की के साथ है। और तभी एमिली कहने लग जाती है कि मेरा नाम असल में एमिली है और तुमसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। और आगे वो कुछ कहे इससे पहले करीन उससे पूछने लग जाती है कि जल्दी से बताओ तुम एक लड़की हो या फिर एक लड़का। एमिली कहती है कि आखिरकार तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का हूँ। जिस पर करीन उससे पूछने लग जाती है कि सच बताना क्या तुम एक गे हो। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हमारा एमसी तो उसको काफी ज्यादा डांट रहा था। वो कहता है कि आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, ये कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। और आगे जब भी वो दोनों एक साथ आगे की तरफ जा रहे थे करीन उससे पूछने लग जाती है कि सच बताना क्या तुम मेरे भाई को पटाना चाहते हो। वो कहता है कि मैं असल में कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का हूँ, इसी वजह से तुम्हारे भाई पर मेरा कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और वो लोग इस तरीके से बातें कर ही रहे होते तभी अचानक से वो दोनों एक एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट तो असल में साकुरा का था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तो असल में एक आइडल है और उसका शो देखना करीन को काफी ज्यादा पसंद है। एमिली बताती है कि साकुरा का काफी जल्दी यहाँ पर एक शो होने वाला है और वैसे भी वो जगह यहाँ से बिल्कुल भी दूर नहीं है। उसका ये बात को सुनकर तभी हाथ तो अपने बहन के पास आकर उससे कहने लगता है कि तुम जरा टेंशन मत करो, हम दोनों वो कॉन्सर्ट देखने के लिए जरूर जाएंगे। अपने भाई का ये बात को सुनकर तो यहाँ पर करीन भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और आगे वो तीनों एक वेंडिंग मशीन पर जाकर अपना खाना को ऑर्डर करती है, जो करने के तुरंत बाद वो लोग खाना को लेकर काफी आराम से अपने खाना को खाने लगते हैं। और यहाँ पर तो करीन को एमिल का डिश देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। इसी वजह से आगे एमिल भी खुशी खुशी अपना खाना उसको थोड़ा सा ऑफर करती है। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर क्लेरी, लिडिया और एरिका वहाँ पर आ जाती है। क्लेरी को यहाँ पर देखकर करीन है तो उसे पूछने लग जाती है ये वही लड़की है ना जिसने की तुमसे फाइट किया था और वो हार गई। जिस पर क्लेरी कहने लग जाती है कि हाँ मैं वही पर्सन हूँ और क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार तुम कौन हो जिसने की मुझे इंसल्ट किया। हाँ तो बताता है कि ये असल में मेरी छोटी बहन है। और आगे वो कुछ कहे इससे पहले उस जगह पर चेरिस नाम का एक लड़का आकर कहने लग जाता है कि मैं असल में क्लेरी के असिस्टेंट हूँ। और आगे इंट्रोड्यूस होने के बाद क्लेरी है तो उसे कहने लग जाती है क्यों ना तुम स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन कर लो, अगर तुम स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन कर लोगे तो तुमको मॉन्स्टर मारने का भी मौका मिलेगा और इससे ढेर सारा पैसा भी मिलेगा। उसका ये बात को सुनकर एमिली कहने लग जाती है कि अगर है तो स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करेगा तो मैं भी करूंगी। जिस पर लिडिया कहने लग जाती है कि तुम स्लेयर बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो और वैसे भी तुम्हारे पास इतना खतरनाक पावर बिल्कुल भी नहीं है। एमिल कहती है कि अगर ऐसी बात है तो चलो हम दोनों एक डुएल करते हैं। ये कहकर वो जल्दी से अपना 100 को एक्टिवेट कर लेती है। उसका पावर को देखकर तो यहाँ पर क्लेरी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, जहाँ पर वो कहने लग जाती है इसके पास तो वही लेजेंडरी ड्रैगन टाइप वाला पावर है। लेकिन इसके बावजूद भी तो यहाँ पर लिडिया उससे फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार थी, जहाँ पर आगे वो दोनों जल्दी से एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। एमिली के साथ फाइट करते करते तो यहाँ पर लिडिया को भी समझ आ गई थी कि सच में एमिली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आगे जब भी वो दोनों अपना फुल पावर को एक्टिवेट कर एक दूसरे से फाइट करने वाले होते हैं तभी अचानक से अलार्म बजने लगता है। और ये अलार्म बजने का मतलब ये है कि यहाँ पर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है। इसी वजह से क्लेरी जल्दी से फाइट को रोककर चुपचाप वहाँ से जाने लग जाती है वो सभी मॉन्स्टर को हराने के लिए। जब भी आ गया है तो ये कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वो कहती है कि नहीं तुम यहाँ पर ही रुको, हम लोग सार को संभाल लेंगे। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर सार आकर कहने लग जाती है कि तुमको हाथों को हमने साथ ले जाना चाहिए और वैसे भी हाथों काफी ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से तुमको काफी ज्यादा मदद मिल जाएगा और इसी के साथ साथ उसको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आखिरकार एक मॉन्स्टर से कैसे फाइट किया जाता है। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर आगे क्लेरी को ना चाहते हुए भी ये मानना ही पड़ता है, जहाँ पर वो जल्दी से उन दोनों को अपने साथ हेडक्वार्टर पर लेकर जाता है। और आगे वो मॉन्स्टर का पावर को मॉनिटर करने के बाद क्लेरी कहने लग जाती है कि जब तक यहाँ पर बैकअप नहीं आ जाता है हम लोग मॉन्स्टर का ध्यान भटकाएंगे। और आगे जब भी वो लोग वहाँ से निकलने वाले होते हैं हाय तो कहने लगता है कि मैं भी तुम लोग के साथ ही जाऊंगा। और आगे वो बताने लग जाता है कि काफी सालों पहले बचपन में मेरे ऊपर एक मॉन्स्टर ने अटैक किया था और उस टाइम पे मेरा थोड़ा सा याददाश्त भी पूरी तरीके से मिट चुका था और वैसे ही मेरा गोल बस एक ही है कि मैं सभी मॉन्स्टर को हराना चाहता हूँ। और आगे सर कैरल को बताने लग जाती है कि हायतो को मिशन पर शामिल करने का आइडिया लीजा का था। सर के मुंह से ये बात को सुनकर तो यहाँ पर कैरल काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। इसी वजह से आगे ऑप्शन ना होने के बावजूद भी उसको हायतो के बाद मानना ही पड़ता है। और आगे सर कहने लग जाती है कि ईमेल को भी तुम लोग के साथ जाना पड़ेगा क्योंकि ये असल में लीजा की रिक्वायरमेंट थी। उसका ये बात को सुनकर आगे क्लेरी भी इसके लिए तैयार हो जाती है। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वो लोग एक प्लेन पे चढ़कर उसी जगह पर जा रहे थे और अंदर पर तो यहाँ पर क्लेरी अपना प्लान के बारे में बता रही थी कि आखिरकार वो लोग कैसे ये मॉन्स्टर को हराएंगे। वो कहते हैं कि यहाँ पर असल में काफी सारे मॉन्स्टर हैं और उनमें से टेंडा क्लास का एक काफी पावरफुल मॉन्स्टर भी है और इसी के साथ साथ उस जगह पर काफी कमजोर मॉन्स्टर भी है। और टेंडा क्लास के ये मॉन्स्टर को मैं, लिडिया और एरिका सा को संभाल लेंगे और दूसरा हाथों और एमिल तुम दोनों जाओगे वो सभी बाकी कमजोर मॉन्स्टर को हराने।
बनाने के लिए। और आगे जब भी वो लोग उस जहाँ पर पहुँचते हैं वो तीनों जल्दी से अपना 100 को एक्टिवेट कर लेते हैं, जहाँ पर वो लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो उन लोगों के सामने एक कमजोर मॉन्स्टर था, जो देखकर आगे वो तीनों एक टीम की तरह एक साथ मिलकर काफी इजीली वो मॉन्स्टर को हरा देते हैं। और तभी हम लोग ऊपर पे हमारे एमसी और एमिल को देखते हैं जो कि एक दूसरे से बातें कर रहे थे, जहाँ पर अचानक से बातों बातों में एमिल उसको पकड़कर नीचे कूद जाती है। उसका ये हरकत को देखकर तो यहाँ पर हाथों भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो कहता है कि क्या तुम थोड़ा सा पागल वागल हो, आखिरकार तुमको धक्का देने के लिए कौन कहा था। वो कहती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो। ये क्या करी वो दोनों एक दूसरे का हाथ को पकड़ लेते हैं, जो कर करी वो दोनों जल्दी से अपना 100 को एक्टिवेट कर लेते हैं। और अपना 100 एक्टिवेट होने के तुरंत ही बाद तो वो अपना पार के मदद से वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो वो दोनों काफी मेहनत कर फाइनली एक मॉन्स्टर का कोर को डिस्ट्रॉय कर दिए थे। और तभी हम लोग दूसरी साइड वो तीनों लड़कियों को देखते हैं जो कि वो टेंटा क्लास के मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे, जहाँ पर उन लोग को फाइट करने के दौरान ऐसा लग रहा था कि ये मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही कमजोर है। लेकिन तभी अचानक से वो मॉन्स्टर सबसे पहले लिडिया को मुक्का मारकर साइड कर देता है, और उसका ये अटैक तो कुछ ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से गलती से एरिका भी काफी दूर जाकर गिरता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो मॉन्स्टर का अटैक के वजह से तो यहाँ पर लिडिया के साथ साथ एरिका का भी हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था। उन दोनों का इतना बुरा हालत को देखकर तो यहाँ पर क्लेरी भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। इसी वजह से वो अपना फुल पावर को एक्टिवेट करते हुए उसके ऊपर एक शूट करती है। उसको शूट करता हुआ देखकर आगे वो मॉन्स्टर भी उसके ऊपर अपना एक अटैक करता है। और आगे जब भी उन दोनों का अटैक एक दूसरे से टकराता है वहाँ पर काफी बड़ा एक विस्फोट होता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उन लोग के अटैक के बावजूद भी तो यहाँ पर सभी सही सलामत था। और आगे जब भी दोबारा क्लेरी अपनी कैन के मदद से उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है तभी अचानक से उसको रियलाइज होता है कि इतना खतरनाक अटैक करने की वजह से तो उसका एक ही सेकंड में एनर्जी खत्म हो गया था। लेकिन आगे वो कुछ करे इससे पहले वो मॉन्स्टर क्लेरी के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है। ये देखकर तो यहाँ पर एरिका के साथ साथ लिडिया काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। लेकिन तभी हम लोग ये देखते हैं कि उस जहाँ पर तो ठीक टाइम पे हमारा एमसी आकर उसको बचा लिया था, जहाँ पर क्लेरी ये देखती है कि उस जहाँ पर तो काफी देर से आया तो उसको उड़ाकर लेकर जा रहा था। उसको ऐसा करते हुए देखकर क्लेरी उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम अभी मुझे नीचे उतार सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। और आगे जब भी हमारा एमसी क्लेरी का बॉस को देखता है तभी अचानक से उसको पिछले वाला इंसिडेंट के बारे में याद आ जाता है। इस वजह से तो यहाँ पर हमारे एमसी के साथ साथ वो भी काफी ज्यादा शर्मा गई थी। और तभी वो दोनों ये देखते हैं कि वो मॉन्स्टर तो यहाँ पर दोबारा अटैक करने वाले थे, और अब तो यहाँ पर सामने काफी सारे लोग भी थे और उसके अटैक के वजह से वो लोग मर भी सकते थे। इसी वजह से आगे उन दोनों को ना चाहते हुए भी अपना एनर्जी को कंबाइन करना पड़ता है, जहाँ पर वो दोनों अपना एनर्जी कंबाइन करते हुए जल्दी से उसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। वो मॉन्स्टर का अटैक को रिफ्लेक्ट करने की वजह से तो वो अटैक साइड में जाकर लगा था। आगे हाथ तो उसको नीचे उतारते हुए कहने लग जाता है कि मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जिस पर वो शर्माते हुए कहने लग जाती है कि मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पर तो क्लेरी के पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं था, इसी वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिरने वाला था। लेकिन तभी ठीक टाइम पे हाथ तो उसको पकड़ लेता है। और तभी हम लोग दूसरा एमिलिया को देखते हैं जो कि सीधा वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन दूसरे साथ वो मॉन्स्टर भी थोड़ी ना कम था, वो सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसका ये अटैक की वजह से तो यहाँ पर एमिलिया का कपड़ा फट गया था, और कपड़े फटने की वजह से तो यहाँ पर सबको पता चल गया था कि वो कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। और यहाँ पर एमिलिया को देखकर तो हमारा एमसी को भी कुछ याद आ गया था कि ये असल में वही लड़की है जिसको कि वो बचपन में बचाने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से वो एमिलिया करके काफी जोर से चिल्लाता है। लेकिन अब तक तो काफी देर हो चुका था, वो मॉन्स्टर ने काफी पहले ही उसके ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन तभी हम लोग ये देखते हैं कि हायातो ने तो काफी पहले ही उसको बचा लिया था। लेकिन वहाँ पर तो वो मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही खतरनाक था, इसी वजह से वो बार बार उसके ऊपर अटैक करे जा रहा था। एमिलिया के ऊपर बार बार अटैक करने की वजह से तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। इसी वजह से वो दोबारा आउट ऑफ कंट्रोल होकर वो मॉन्स्टर के ऊपर बार बार अटैक करने लग जाता है। और अब की बार का उसका अटैक तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक था, जहाँ पर हमारा एमसी बिना कुछ सोचे समझे बार बार उसके ऊपर अपना खतरनाक अटैक से हमला करने लग जाता है। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि इस वजह से तो यहाँ पर हमारा एमसी भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था, जहाँ पर वो काफी कोशिश करने के बावजूद भी अपना बॉडी को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और आगे जब भी वो दोबारा वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी इतने में उस जहाँ पर एमिलिया आकर उसको एक किस करती है। इस वजह से तो वो पूरा ही होश में आ गया था। और आगे हमारा एमसी कुछ कहे इससे पहले एमिलिया कहने लग जाती है कि मैं तुमको बाद में कुछ समझा दूंगी, सबसे पहले तुमको अपने फुल पावर के मदद से इसको हराना पड़ेगा। उसका ये बात को सुनकर आगे हाथों भी ठीक यही करता है, जहाँ पर वो अपने फुल पावर के मदद से उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है। और उसका ये अटैक तो कुछ ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से मॉन्स्टर बीच से ही कट जाता है। और अपना फुल पावर का इस्तेमाल करने की वजह से तो यहाँ पर वो हद से ज्यादा थक गया था। जब भी वो नीचे गिरने वाला होता है तभी ठीक टाइम पे एमिलिया आकर उसको पकड़ लेती है। और तभी इतने में उस जगह पर क्लेरी आकर कहने लग जाती है कि जल्दी से बताओ एमिलिया, आखिरकार तुम्हारा बॉस कैसे आ गई? क्या तुम सच में कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की
लड़की हो और हायातो को किस करने का आखिरकार तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ। वो कहती है कि ये सब कुछ छुपाने के लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग प्लेन पे बैठ कर दोबारा हमने घर पर जा रहे थे। दूसरा हम लोग लीडिया और एरिका को देखते हैं जिसका की इलाज चल रहा था और आगे घर जाने के बाद हमारा एमसी अपने बहन को सब कुछ बता देता है कि आखिरकार ये मिशन पे क्या क्या हुआ। और वहाँ पर तो करीन ये बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश थी कि किसी का भी जान नहीं गया। और आगे है तो उसको एक किस देकर भाई कहते हुए चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और जब भी आगे वो अपने घर पर जाता है एमिलिया उसको बताने लग जाती है कि असल में मुझे क्लेरी ने यहाँ पर एक लड़का बनकर रहने के लिए इजाजत दे दिया है, लेकिन इसके लिए मुझे अपना रूम को चेंज करना पड़ेगा। और आगे वो उसको उसका वायरस के बारे में बताने लग जाता है कि बचपन में जब तुमने मेरा जान बचाने की कोशिश कर रहे थे उस टाइम पे तुम मेरा ब्लड को पी रहे थे और इसी वजह से वो वायरस तुम्हारे अंदर आ गया है। इसी वजह से तुम इतना ज्यादा पावरफुल बन चुके हो जहाँ पर तुमको हमेशा ये लगता है कि ट्रेनिंग के टाइम पर तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुमसे बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि मेरा आज दोबारा जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ पर है तो काफी ज्यादा शर्मा गया था। इसी वजह से वो जल्दी से टॉपिक को चेंज करते हुए वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन जाते दौरान तो यहाँ पर उसका सिर घूम गया था। इसी वजह से वो सीधा एमिलिया के ऊपर गिर जाता है। उसका ये साको हरकत को देखकर वो उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। वो बताता है कि मैं अभी अपना बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर एमिलिया भी समझ गई थी कि ये शायद वायरस का साइड इफेक्ट है। इसी वजह से वो सीधा जाकर हाथों को एक किस करती है और उसका किस के वजह से तो यहाँ पर हाथों भी बुरी तरीके से होश में आ गया था। और आगे किस करने के बाद वो उससे कहने लग जाती है कि क्या तुमको मेरा किस लेना पसंद नहीं है। वो बताता है कि नहीं ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। और आगे ये साबित करने के लिए जब भी वो उसको दोबारा किस करने वाला होता है तभी इतने में उस जगह पर क्लेरी आ जाती है और उन दोनों को ऐसे पोजीशन पर देखकर तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा गई थी। वो कहती है कि आखिरकार तुम दोनों ऐसी पोजीशन पर क्या कर रहे हो, क्या तुम दोनों एक दूसरे से बहुत सारा कुछ करना चाहते हो। वो बताता है कि नहीं ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। ये कहकर जब भी वो उसके पास जाने लग जाता है उसको समझाने के लिए तभी वो गलती से एमिलिया के पैर से टकरा कर क्लेरी के ऊपर गिर जाता है और इस चक्कर में तो यहाँ पर हाथों ने उसको किस भी कर लिया था। भाई ये एनीमे पे हो क्या रहा है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कभी ये उसको किस कर रहा है कभी वो उसको किस कर रहा है, मतलब कुछ भी। और आगे आया तो उसको समझाने की कोशिश करने लग जाता है कि ऐसा कुछ बस एक एक्सीडेंट था। वो कहती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को किस करने की। लेकिन तभी अचानक से एमिलिया हमारे एमसी से कहने लग जाती है कि तुमको माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये कहकर आगे वो क्लेरी के साथ फाइट करने लग जाती है कि हाथ तो बस मेरा है और हाथ तो तुमने अभी अभी क्लेरी को किस किया है इसी वजह से मुझे भी किस करना पड़ेगा। उसका ये बात को सुनकर क्लेरी कहने लग जाती है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और तभी हम लोग बाहर पर काफी सारे लड़के को देखते हैं जो कि उन लोग का झगड़े को सुन रहे थे जहाँ पर वो लोग एक दूसरे से ये बातें कर रहे थे कि आखिरकार ये हाथों के अंदर क्या है जिस वजह से सभी लड़कियां इसको इतना ज्यादा पसंद करते हैं। क्या उसका वो हिस्सा कुछ ज्यादा ही बड़ा है क्या। फिर अगले सीन में हम लोग साकुरा को देखते हैं जो कि अपना प्राइवेट प्लेन पे बैठी हुई थी और यहाँ पर तो वो आराम से हमने रूम पर बैठकर हाथों का वही फाइट देख रहा था। उसका इतना पावरफुल अटैक को देखकर तो यहाँ पर साकुरा भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो साकुरा नहा रही थी और दूसरा हम लोग उसका एक असिस्टेंट को देखते हैं जो कि कॉल पर एक बंदे के साथ बातें कर रही थी। वो कहती है कि साकुरा असल में ये चाहती है कि हाथों उसका बॉडी गार्ड बने। और तभी हम लोग दूसरे हाथों और एमिलिया को देखते हैं जो कि एक दूसरे से फाइट कर रहे थे जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो वो दोनों मिलकर एक टीम बैटल लड़ रहे थे और फाइट के दौरान तो दूसरा उसका ओपोनेंट एमिलिया के ऊपर एक खतरनाक अटैक करने वाला था। ये देखकर दूसरा हाथों भी तो अपना कंट्रोल खोने वाला होता है, लेकिन अब की बार वो अपना पावर को कंट्रोल कर लेता है और वो काफी इजीली उसको हरा देता है और इस वजह से तो यहाँ पर हाथों जीत गया था। तभी इतने में उस जगह पर एरिका आकर उससे कहने लग जाती है कि तुमको क्लेरी ने एक सिलेक्शन मिशन के लिए तुमको हमने ऑफिस पर बुलाया है। और आगे जब भी हाथ तो उसके ऑफिस पर जाता है वो बताने लग जाती है कि तुमको असल में साकुरा ने सिलेक्ट किया है अपना बॉडीगार्ड बनाने के लिए। उसका ये बात को सुनकर आगे हाथ तो भी थोड़ा सा सोचने के बाद ये मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। और अगले दिन पे जब भी हाथ तो हमने नींद से उठता है उसके बाजू में तो यहाँ पर एमिलिया लेटी हुई थी। उसको यहाँ पर देख कर तो यहाँ पर हाथ तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था और आगे इसके पूछने पर वो बताने लग जाती है कि मैं तो बस तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आई थी और वैसे भी आज हमारी छुट्टी है इसी वजह से क्यों ना हम लोग थोड़ा सा घूमने के लिए बाहर जाए। उसका ये बात को सुनकर हाथ तो साफ साफ मना करते हुए कहने लग जाता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना लेकिन आज मेरा एक मिशन है। वो कहती है कि कोई बात नहीं हम लोग अगले हफ्ते चले जाएंगे। और आगे हाथ तो लिडिया के साथ उससे मिलने के लिए चला जाता है और तभी इतने में उस जगह पर साकुरा अपना प्राइवेट प्लेन से उतरती है जिसके बाद साकुरा आगे सीधा जाकर हाथों को अपना नाम बताती है। सुनकर आगे हाथों भी उसको अपना नाम बताता है और आगे जब भी साकुरा एयरपोर्ट से बाहर निकलता है हाथों ये देखता है कि साकुरा के वजह से तो उस जगह पर काफी ज्यादा भीड़ जम गया था। ये देखकर तो यहाँ पर हाथों काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था क्योंकि उसको पता भी
नहीं था कि ये इतना ही ज्यादा पॉपुलर होगा। और आगे वो लोग जल्दी से एक कार पे बैठकर होटल पर चले जाते हैं। और आगे जब भी साकुरा अपने रूम के पास पहुंचता है तो जल्दी से उसके लिए रूम का गेट को खोल देता है। उसका ये हरकत को देखकर साकुरा उससे कहने लग जाती है कि तुमको यहाँ पर अपना काम अच्छे से करना चाहिए। शुरुआत में तो यहाँ पर हमारा एमसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसको रियलाइज होता है कि उसने तो अंदर पर चेक करना ही भूल गया। इसी वजह से वो जल्दी से अंदर पर जाकर चेक करने लग जाता है और अंदर पर तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। इसी वजह से साकुरा भी जल्दी से अंदर पर चली जाती है। लेकिन आगे जब भी हायतो वहाँ से जाने वाला होता है तभी अचानक से साकुरा उससे कहने लग जाती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये कहकर आगे वो हायतो को उसका वीडियो दिखाने लग जाती है। ये वीडियो को देखकर तो यहाँ पर हायतो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुमको ये वीडियो कहाँ से मिला। वो बताती है कि मुझे जहाँ से भी मिले आखिरकार तुमको क्या जाता है, और वैसे भी तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो और इसी के साथ साथ मैं भी काफी ज्यादा स्पेशल हूँ। इसी वजह से हम दोनों जल्दी से शादी करके ढेर सारा बच्चा पैदा करते हैं। और सोचो अगर हम दोनों इतना खास है तो हमारे बच्चे कितना ज्यादा खास होंगे। उसका ये सारा कुछ बातों को सुनकर तो यहाँ पर हायतो काफी ज्यादा परेशान हो गया था, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि साकुरा थोड़ा सा पागल वागल है क्या। और शुरुआत में तो यहाँ पर हायतो मना कर दिया था, लेकिन उसके प्रेशर के वजह से यहाँ पर उसको भी ये मानना ही पड़ता है। और आगे जब भी हायतो शर्माते हुए उसको किस करने वाला होता है तभी इतने में साकुरा उसको रोकते हुए कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम ये सा कुछ क्या कर रहे हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये कहकर वो टॉपिक को चेंज करते हुए जल्दी से नहाने के लिए चली जाती है। और आगे जब भी वो नहा रही होती है वो जल्दी से हाथों से अपना फोन मांगती है। और आगे जब भी हाथों उसको उसका फोन देने के लिए बाथरूम पर जाता है वो ये देखता है कि वहाँ पर तो काफी सारे कपड़े बिखरे हुए पड़े हुए थे। और आगे जब भी वो ये सा कुछ कपड़े एक जगह पर कर रहा होता है तभी इतने में साकुरा उसके पास आकर अपना फोन मांगती है। और वो तो वहाँ पर साकुरा के हाथ में अपना पैंटिस को देखकर काफी ज्यादा शर्मा गई थी। और आगे जब भी वो उसके हाथ से अपना पैंटिस को लेने की कोशिश करती है गलती से वो नीचे गिर जाती है। और आगे जब भी हाथ तो उसको देखने के लिए जाता है कि वो ठीक है या फिर नहीं, वो तो यहाँ पर गलती से साकुरा को बिना कपड़ों में देख लिया था। और जब भी हाथ को ये चीज रियलाइज होता है वो अपना आंखें को बंद करते हुए उसको उसका फोन दे देता है। और बाहर पर जाने के बाद तभी हमारे एमसी को अपना बहन का एक बात याद आता है कि हमेशा नहाने वाली लड़कियों से तुमको दूर रहना ही बेहतर है। और अब जाकर उसको समझ आ रहा है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों कहा था। और आगे है तो हर टाइम साकुरा के साथ रहता है और यहाँ पर तो वो हर टाइम उसका हर एक एक्टिविटी में अपना बॉडीगार्ड का रोल निभा रहा था। और आगे जब भी वो लोग शाम पर कंसर्ट वाला एरिया पर जाते हैं यहाँ तो को पता चलता है कि वो असल में एक सिंगर के साथ साथ स्लेयर भी है। और इसी के साथ ही साथ तो यहाँ पर हाथों का आज का दिन का जॉब कंप्लीट हो गया था। और आगे जब भी वो एक बात पर जाता है नहाने के लिए उस जगह पर तो एक लड़की थी और वो लड़की तो असल में और कोई नहीं बल्कि एमिलिया थी। और आगे जब भी हाथों उससे माफी मांगते हुए वहाँ से जाने लग जाता है तभी एमिली उसको रोकते हुए कहने लग जाती है कि अगर तुम मेरे साथ नहाना चाहते हो तो नहा सकते हो। और अब की बार तो यहाँ पर हमारा एमसी भी इसके लिए मान गया था, जहाँ पर एमिलिया उसको अपना वही निशान को दिखाते हुए कहने लग जाती है कि यही वो निशान है जब वो मॉन्स्टर ने मेरे अंदर वो पॉइजन छोड़ दिया था। और आगे वो दोनों एक दूसरे से अपने बचपन के बारे में ढेर सारा बातें करने लगते हैं। और बातों बातों में तो यहाँ पर हाथों ने उससे ये कह दिया था कि क्यों ना हम दोनों कल बाहर पर घूमने के लिए चले। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर एमिलिया कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, जिस वजह से वो उसके ऊपर कूद जाती है। और इस चक्कर में तो यहाँ पर हाथों ने दोबारा गलती से एमिलिया का बॉस को पकड़ लिया था, जो देखकर एमिलिया उसको पर्वत कहते हुए जल्दी से वहाँ से चली जाती है। और इसके जाने के बाद हाथों कहने लग जाता है कि मेरे बहन ने बिल्कुल सही कहा था कि मुझे हमेशा पानी और लड़कियों से दूर रहना चाहिए। फिर अगली सीन में हम लोग 3 स्लेयर को देखते हैं जो कि एक दूसरे से बातें करते हुए एक खतरनाक प्लान बना रहे थे। और यहाँ पर तो उन लोग का मिशन मॉन्स्टर का कोर को चुराना था। और अगले दिन पे जब भी साकुरा हमने नींद से उठता है वो अपने मॉम के बारे में सोचने लग जाता है। और थोड़ी देर हमने मॉम के बारे में सोचने के बाद वो कहने लग जाती है कि अभी आखिरकार हाथों क्या कर रहा होगा। और तभी हम लोग दूसरे हाथों को देखते हैं और यहाँ पर तो वो क्लेरी के समर हाउस पे गया था और वहाँ पर तो सभी लड़कियां स्विमिंग सूट पहना हुआ था। और यहाँ पर उन लोगों का बॉस को देखकर तो हाथों भी थोड़ा सा शर्मा गया था, जहाँ पर वो हमने उनमें कहने लग जाता है कि काश मुझे इन लोगों के साथ बहुत सारा कुछ करने का मौका मिल जाए तो फिर कितना ज्यादा मजा आता। और आगे जब भी क्लेरी उठती है यहाँ पर तो उसको बिल्कुल भी होश नहीं था कि वो अभी बिना कपड़ों में है। और दूसरा तो हाथों ने उसका बड़ा बड़ा बॉस को देख लिया था। ये देखकर तो यहाँ पर क्लेरी काफी जोर से चिल्लाई थी। और हाथों का ये सा को हरकत को देखकर जब भी लिडिया उसको एक मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ती है वो तो यहाँ पर फिसल कर गलती से उसके ऊपर ही गिर गया था, जहाँ पर कुछ देर बाद उसको रियलाइज होती है कि यहाँ पर तो वो दोनों कुछ अलग ही पोजीशन पर थे। और आगे जब भी वो वहाँ से उड़ने की कोशिश करती है यहाँ पर तो वो गलती से हाथों का वो हिस्से को पकड़ लिया था और इतना जोर से दबाने की वजह से तो दूर से हमारे एमसी का हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गया था। वो कह रहा होगा कि आखिरकार मैं यहाँ पर कैसे फंस गया। और आगे सारा कुछ शांत होने के बाद क्लेरी उसको बताने लग जाती है कि असल में ओबिडियन स्टोन नाम का एक चीज को चुरा लिया गया है और वो स्टोन हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से मैं तुमको आज और अभी से एक मिशन दे रहा हूँ
हूँ कि तुमको किसी भी कीमत में ये पता लगाना है कि आखिरकार वो स्टोन को कौन चुराया है। और इसी के साथ साथ मैं अभी तुमको एक चैलेंज करता हूँ। अभी हम दोनों के बीच में एक स्विमिंग चैलेंज होने वाला है और तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैंने काफी पहले ही तुम्हारे लिए एक स्विमिंग सूट को भी तैयार करके रखा है। जब भी आगे हमारा MC वो स्विमिंग सूट को चेक करता है उसको पता चलता है कि ये स्विमिंग सूट तो असल में लड़के का नहीं बल्कि एक लड़की का है। ये देखकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि भाई मैं कहाँ पर फंस गया, आखिरकार मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किया है जिस वजह से मुझे ये सा कुछ करने को मिल रहा है। लेकिन तभी आया तो वहाँ पर एक बहाना बनाते हुए जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और आगे वो जल्दी से सिटी के सेंटर पे एमिलिया से जाकर मिलता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो इस बार एक लड़की बनकर आई थी। और आगे एमिलिया जल्दी से हमारा MC को एक शॉप पर लेकर जाता है और वहाँ पर तो एमिलिया हाथों के लिए कुछ नॉर्मल कपड़े चूज किया था और वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा था ताकि कोई उसको पहचान ना पाए। और उसी दौरान तो यहाँ पर एमिलिया को एक पेंडेंट काफी ज्यादा पसंद आ गया था, इसी वजह से आगे आया तो खुशी खुशी उसको वही पेंडेंट गिफ्ट करता है। ये पेंडेंट को पाकर तो यहाँ पर एमिलिया भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो लोग यहाँ पर एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं। लेकिन तभी वो ये देखता है कि वहाँ पर तो उसके दोस्त इसी शॉप पर ही आ रहा है। ये देखकर वो दोनों जल्दी से एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं जिससे कि उसको कोई भी पहचान ना पाए। और आगे वहाँ से निकलने के बाद वो लोग जल्दी से वही पार्क पर चले जाते हैं और उस जगह पर तो इतना देर से रहने की वजह से हमारे MC को काफी ज्यादा गर्मी लग रहा था। इसी वजह से एमिलिया जल्दी से उसके लिए ड्रिंक लेने के लिए चली जाती है और उसके जाने के बाद तभी अचानक से हाथों को क्लेरी का कॉल आता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि साकुरा असल में अपने रूम से भाग गया है। इसी वजह से उसको साकुरा का ध्यान रखना पड़ेगा। और मुझे पता चल गया है कि तुम असल में एमिलिया के साथ डेट पर गए हो, मैंने सही कहा ना? मैं तुम दोनों को अभी अपने कंप्यूटर से सारा कुछ देख पा रहा हूँ। वो कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने असल में एमिलिया से इसके लिए वादा किया था। क्लेरी कहती है कि तुमको माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसके बदले में बस तुमको साकुरा को शॉपिंग के लिए ले जाना पड़ेगा। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर आगे हमारे MC को ना चाहते हुए भी ये मानना ही पड़ता है। और आगे जब भी कॉल खत्म होता है तभी इतने में उस जगह पर साकुरा आ जाती है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि मैं यहाँ पर तुमको एक चीज दिखाने के लिए ले जाने के लिए आया हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हाथों भी इसके लिए मान गया था, क्योंकि यहाँ पर तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि एमिलिया एक लड़की है इसके बारे में किसी को भी पता चले। और आगे उन दोनों के जाने के बाद जब भी उस जगह पर एमिलिया आती है वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर तो हाय तो काफी पहले ही उसको छोड़कर चला गया था। दूसरा हम लोग साकुरा को देखते हैं जो कि एक टैक्सी के मदद से हाथों को लेकर एक जगह पर जा रहा था और उस टाइम पे हाथों एमिलिया को भी सा कुछ समझा देता है कि आखिरकार उसके साथ क्या क्या हुआ था। और आगे जब भी क्लेरी को पता चलता है कि अभी हाथों असल में साकुरा के साथ है, ये जानने के बाद तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा जेलस हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर तो असल में उसको ऐसा लग रहा था कि कहीं हाथों उन दोनों को पसंद तो नहीं करता है। दूसरा हम लोग हाथों और साकुरा को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और थोड़ी देर घूमने के बाद वो लोग एक ऐसे जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर काफी खूबसूरत नजारा था, जहाँ पर साकुरा उसे कहने लग जाती है कि तुमने ये आइलैंड को बचाया, इसी वजह से मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और ये जगह मेरे लिए काफी ज्यादा खास है, क्योंकि मैं जब छोटी थी मेरी मॉम हमेशा मुझे इस जगह पर लेकर आती थी। और इतना अच्छा नजारा को देखकर तो यहाँ पर साकुरा एक गाना को गा रहा था। उसका ये गाना को सुनकर वो कहने लग जाता है कि ये तो वही गाना है जो गाना मेरा बहन हमेशा ही गाती है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर साकुरा भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ये गाने के बारे में आज तक ज्यादा लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है। लेकिन तभी अचानक से उसको याद आता है कि वो बचपन में हाथों और उसकी बहन से मिले थे और उस टाइम पे तो उसने वही गाना उन दोनों को शेयर किया था। और आगे वो बताने लग जाती है कि मैं काफी सालों से तुम दोनों को ढूंढ रही थी और फाइनली मुझे तुम मिल गए। ये कहकर आगे वो अपने पास्ट के बारे में उसको बताने लग जाता है कि जब मेरा मॉम का डेथ हो गया था मैं अपने फादर के साथ चली गई थी और मैं अगर सच कहूँ तो मेरा फादर बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, जहाँ पर मेरे फादर सबसे पहले मुझे एक जगह पर भेज दिया और वो जगह तो हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि वहाँ पर काफी खतरनाक एक्सपेरिमेंट चलता था और सभी मॉन्स्टर का ब्लड इंसानों के अंदर डाला जाता था और उस एक्सपेरिमेंट की वजह से तो आगे चलकर काफी सारे बच्चे मारे गए और लास्ट में जाकर मैं बस बच गई। मैं मरने वाली थी लेकिन किसी ने आकर मुझे बचा लिया और आगे चलकर मैं काफी पॉपुलर एक आइडल बन गया। और ये सब कुछ कहते कहते तो शाम हो चुका था, इसी वजह से वो लोग जल्दी से हमने घर पर जाने लगते हैं और ऐसे ही घर जाते जाते तो यहाँ पर काफी ज्यादा रात हो चुका था और तभी अचानक से वो बस के ऊपर अटैक हो जाता है और ये अटैक तो असल में काफी पावरफुल मॉन्स्टर ने किया था। ये देखकर आगे हमारा MC जल्दी से बाहर जाकर वो मॉन्स्टर से फाइट करने लग जाता है और वो तो असल में यहाँ पर साकुरा के साथ साथ बस के सभी लोगों को बचाना चाहता था। और दूसरा क्लेरी को भी पता चल गया था कि उसके ऊपर असल में हमला हुआ है, इसी वजह से वो जल्दी से हाथों से कहने लग जाती है कि हम लोग जल्दी से तुम्हारे पास बैकअप भेजे हैं, तब तक तुमको ये सब कुछ संभालना पड़ेगा। लेकिन दूसरा तो है तो अपना फुल पावर का इस्तेमाल बिल्कुल भी कर नहीं सकता था, ऐसा इसलिए है क्योंकि वो तो अभी अपना सूट पहना हुआ नहीं है और सूट के बिना वो बस अटैक ही कर सकता है, डिफेंस बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन तभी
इतने में उसके सामने साकुरा आ जाता है और वो मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक कर देता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो वो बस डिफेंस ही कर सकता है, अटैक बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जिस इसका फायदा उठाकर आया तो जल्दी से हमने शॉट के मदद से वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और उसका ये अटैक के वजह से तो यहाँ पर वो मॉन्स्टर का कोर डिस्ट्रॉय हो गया था, जिस वजह से वो मॉन्स्टर भी वहाँ पर ही मारा जाता है। और तभी इतने में उसके पास साकुरा आकर उसको हक करते हुए कहने लग जाती है कि तुमने आज भी मेरा जान बचाया है, इसी वजह से चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। उसका ये बात को सुनकर आया तो कुछ कहे इससे पहले ही तभी अचानक से और एक मॉन्स्टर आ जाता है और इस बार का ये मॉन्स्टर तो कुछ ज्यादा खतरनाक था, जहाँ पर वो मॉन्स्टर एक ही अटैक में साकुरा का डिफेंस को तोड़ देता है। और आगे जब भी वो मॉन्स्टर दोबारा उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी इनमें में उस जगह पर सभी आ जाते हैं, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि इस जगह पर तो एमिलिया भी आया था, जहाँ पर वो अपना एक ही अटैक के मदद से वो मॉन्स्टर का एक हाथ को काट देता है। जो कड़कड़ी आगे वो हाथों के पास जाकर उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे थे, लेकिन अभी तो ये सा कुछ बातें करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आगे जब भी वो मॉन्स्टर दोबारा उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी इनमें में वो लोग एक साथ मिलकर वो मॉन्स्टर का दो हाथ को काट देते हैं। इस चीज का फायदा उठाकर आगे जब भी आया तो वो मॉन्स्टर को कोर को खत्म करने के लिए चाह रहा था, तभी इतने में उसके सामने एक लड़का आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसका ये अटैक की वजह से तो यहाँ पर आया तो काफी दूर जाकर गिरा था और तभी हम लोग ये देखते हैं कि वो लड़के के साथ तो यहाँ पर दो लड़कियां भी थी और तभी इनमें में हाथों के पास एक लड़की जाकर उसका शॉट का एक डुप्लीकेट बना लेता है। जो कड़कड़ी आगे वो लोग जल्दी से जाकर वो मॉन्स्टर को एक ही अटैक में हरा देते हैं, जिसके बाद वो मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद आगे वो लोग हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने लगते हैं और यहाँ पर तो वो लोग कुछ ज्यादा ही पावरफुल थे, इसी वजह से सबको ऐसा लग रहा था कि शायद वो लोग हार जाएंगे और वो लोग यहाँ पर फाइट कर ही रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से उनमें से वो लड़की कहने लग जाती है कि और भी बैकअप यहाँ पर आ रहे हैं, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। जो सुनकर उनमें से एक लड़की वो कोर को उठाती हुए कहने लग जाती है कि ये कोर को देखकर हमारे मास्टर काफी ज्यादा खुश होंगे। ये कहकर ही वो लोग जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं और आगे उन लोग के जाने के बाद कुछ ही देर में उस जगह पर काफी सारे बैकअप आ जाते हैं और आगे ऑफिस पर जाने के बाद क्लेरी सबको बताने लग जाती है कि वो सभी लोग असल में हंटर स्लेयर है और हंटर स्लेयर उन लोगों को कहा जाता है जो कि गवर्नमेंट के बात बिल्कुल भी नहीं सुनते और वो लोग मॉन्स्टर को हराकर कोर को इसलिए इकट्ठा करते हैं ताकि वो लोग इसके मदद से एक्सपेरिमेंट कर पाए। और वैसे भी तुम लोगों ने आज काफी ज्यादा अच्छा काम किया, इसी वजह तुम लोग को इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम लोग हाथ और एमिलिया को देखते हैं जो कि एक साथ अपने रूम पर जा रहे थे और जाते दौरान वो दोनों एक डेट प्लान करते हैं जिसके बीच में कोई भी नहीं आएगा। दूसरा हम लोग साकुरा को देखते हैं जो कि कल का कॉन्सर्ट के बारे में सोच रहा था कि वो कल क्या करेगा और दूसरा है तो हमने बहन के पास गया था और वहाँ पर तो है तो हमने बहन से ये सीख रहा था कि आखिरकार कॉन्सर्ट के दौरान उसको कैसे सपोर्ट किया जाता है और वो ये सब कुछ सीख ही रहा होता है। तभी अचानक से उसको साकुरा का एक मैसेज आता है और यहाँ पर तो साकुरा ने उसको मिलने के लिए एक जगह पर बुलाया था। जब भी आगे हमारा एमसी उस जगह पर जाता है साकुरा उससे कहने लगती है कि असल में मेरा गाना एक धोखा है और सभी मेरा गाना इसलिए सुनते हैं क्योंकि एक मॉन्स्टर ने मेरे गाने पर रिएक्ट किया था। तो कहता है कि नहीं ये झूठ है, जब बचपन में तुम हमें गाना सुनाते थे तुम्हारे गाने को सुनकर हमें काफी ज्यादा अच्छा लगता था और वैसे भी तुम उस टाइम पे स्लेयर बिल्कुल भी नहीं थे और सभी तुम्हारा गाना इसलिए सुनते हैं क्योंकि सबको तुम्हारा गाना काफी ज्यादा पसंद है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर साकुरा कॉन्सर्ट के बारे में सुनकर जोश में आ गई थी और अगले दिन पे जब भी साकुरा स्टेज पर जाता है यहाँ पर तो वो उड़ते हुए गाना गा रही थी। उसका ये गाना को सुनकर तो यहाँ पर करीन को भी समझ आ गई थी कि ये असल में वही लड़की है जिससे कि वो दोनों बचपन में मिले थे। और कॉन्सर्ट के बाद दो अगले दिन उसका जाने का टाइम आ चुका था, जहाँ पर जाने से पहले साकुरा करीन को उसका ऑटोग्राफ देता है, जो देते हुए वो कहने लग जाती है कि अगली बार जब हम दोनों मिलेंगे हम दोनों एक साथ कॉन्सर्ट पे गाएंगे। और आगे जब भी साकुरा अपना हाथ आगे बढ़ाता है हमारे एमसी से हाथ मिलाने के लिए, तभी अचानक से वो उसका हाथ को पकड़कर खींच लेती है और उसके गाल पर एक किस करती है। उसका ये साकु हरकत को देखकर तो वहाँ के सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। और अगले दिन पे जब भी हमारा एमसी नींद से उठता है वो अपने सामने साकुरा को देखता है और आगे इसके बारे में पूछने पर वो बताने लग जाती है कि मैं असल में वापस आ चुकी हूँ। और तभी इतने में उस जगह पर क्लेरी आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देखकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। वो कहती है कि लगता है मुझे तुम्हारे ऊपर केस करना पड़ेगा। और उन लोगों का चिल्लाने का आवाज सुनकर तभी इतने में उस जगह पर एमिले आ जाती है, जिसके बाद वो तीनों हाथों को लेकर एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। और तभी हम लोग डेल नाम का एक बंदे को देखते हैं और ये तो असल में क्लेरी का भाई है, जहाँ पर उसको अचानक से एक बंदे से पता चलता है कि लाइजा ने असल में एक अजीब सा रिस्पॉन्स दिया है, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई बड़ा खतरा हमारे ऊपर आने वाला है। दूसरा हम लोग हायातो और सभी लड़कियों को देखते हैं जो कि बीच पर आए थे और बीच पर तो यहाँ पर साकुरा और हायातो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। और दूसरा हम लोग एमिलिया को देखते हैं जो कि अपना मुंह फुलाकर एक जगह पर बैठी हुई थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसको अभी भी एक लड़के की तरह रहना पड़ रहा है, इसी वजह से वो चाहकर भी अपना लड़के वाला फॉर्म पर नहा बिल्कुल भी नहीं सकती। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो साकुरा और एमिलिया एक दूसरे से
झगड़ रहे थे, वो भी हायातो को लेकर। लेकिन तभी इतने में उस पर करीना आकर कहने लग जाती है कि मैं ही असल में हायातो के काफी ज्यादा करीब हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि बचपन से ही मैं उसके साथ रह रहा हूँ। और आगे वो लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं और ये खाना तो कुछ ज्यादा अच्छा था, इसी वजह से आगे सभी मिलकर साकुरा का काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। और आगे खाना खत्म होने के बाद वो लोग जल्दी से वॉलीबॉल खेलने लगते हैं। और यहाँ पर तो उन लोगों का वॉलीबॉल खेलने का तरीका कुछ अलग ही लेवल का था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो वो लोग कम पावर के मदद से वॉलीबॉल को खेल रहे थे। और यहाँ पर तो गलती से एमिलिया ने एक बॉल को मिस कर लिया था। आगे जब भी आया तो वो बॉल को पकड़ने के लिए जाता है, तभी अचानक से वो गलती से सीधा जाकर कर्ल के ऊपर जाकर गिर जाता है। और इस वजह से तो यहाँ पर वो दोनों दोबारा वही पोजीशन पर आ गए थे। और आगे क्लियरली उसको कुछ कहे इससे पहले उस जहाँ पर एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर आ जाता है। और आगे वो हेलीकॉप्टर से डल निकलते हुए एमिलिया और हायातो का तारीफ करते हुए कहने लगता है कि सच में तुम दोनों का पावर काफी ज्यादा खतरनाक है। और आगे क्लेरी के पूछने पर वो बताने लग जाता है कि मैं असल में यहाँ पर तुमसे एक मिशन के बारे में डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो हायातो के साथ साथ एमिलिया को भी स्टूडेंट काउंसिल रूम पर बुलाया गया था। जब भी वो दोनों उस जगह पर पहुँचते हैं वो दोनों ये देखते हैं कि उस जगह पर तो फिर जे और लाया को भी बुलाया गया था। और आगे क्लियर बताने लग जाती है कि आखिरकार उसने उन सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है। वो कहती है कि तुम सभी असल में स्टूडेंट काउंसिल का एक हिस्सा बन चुके हो, इसी वजह से मैं तुम लोगों को एक मिशन देने वाला हूँ और ये तुम लोगों का ऑफिशियल मिशन होने वाला है। और आगे मीटिंग खत्म होने के बाद जब भी वो लोग वहाँ से अपने घर पर जा रहे थे, तभी डल हमारे एमसी को बुलाते हुए कहने लग जाता है कि मैं असल में तुमको कुछ दिखाना चाहता हूँ। और आगे वो लोग एक एलिवेटर में बैठकर काफी नीचे जाते हैं और जाते हुए डल हमारे एमसी से पूछने लग जाता है कि क्या तुमको पता है आखिरकार लिटिल गार्डन का असली सोर्स क्या है। वो बताता है कि शायद वो फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्टर होगा। वो बताता है कि नहीं, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। ये कहकर बोस को उसका असली सोर्स दिखाता है और उस जगह पर तो असल में लीजा थी और ये असल में इस जगह का सोर्स है। जो दिखाती हुए डल बताने लग जाता है कि ये असल में मेरा और क्लेरी का बहन है। और तभी इतने में उस जगह पर क्लेरी आकर उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम हायातो को इस जगह पर क्यों लेकर आए हो। जिस पर डल कहने लग जाता है कि मैंने इसको यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हायातो के पास एक ऐसा पहाड़ है जिसके वजह से वो लीजा को दोबारा जिंदा कर सकता है। ये कहकर आगे डल हायातो से कहने लग जाता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जाकर वो कैप्सूल को छुओ। जब वो ऐसा करता है इसके बावजूद भी अभी भी लीजा नहीं जागा था, लेकिन इसके बावजूद भी डल कहने लग जाता है कि मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन न एक दिन लीजा दोबारा होश में जरूर आएगा। और हाँ क्लेरी, मैंने तो तुमको एक चीज बताना ही भूल गया कि विडली अब असल में लीजा को खत्म करना चाहता है। और मुझे ये पता है कि तुम हायातो को लेकर हर टाइम झगड़ते रहते हो और वैसे भी तुम यहाँ के स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हो, इसी वजह से तुमको थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा। और आगे दोबारा ऊपर जाते हुए एलिवेटर में क्लेरी उससे कहने लगती है कि मैं तुमको ये सब के बारे में बाद में सब कुछ समझा दूंगी, लेकिन तब तक के लिए मैं ये चाहती हूँ कि तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताओ। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वो लोग तो अपने ऑफिशियल मिशन के लिए निकल पड़े थे और रास्ते में तो वो लोग यहाँ पर अपना प्लान डिस्कस कर रहे थे कि आखिरकार वो लोग कैसे ये सभी मॉन्स्टर को हराएंगे। और आगे नीचे उतरने के बाद जब भी वो लोग अपने टेंट पर जाने लगते हैं, इतने में उस जगह पर एक लड़की आकर एमिलिया को पकड़ते हुए कहने लग जाती है कि प्रिंसेस आप फाइनली यहाँ पर आई गए। और आगे इसके बारे में पूछने पर वो बताने लग जाती है कि मैं असल में ब्रिटेनिया आर्मी से हूँ, जहाँ पर वो एमिलिया का हाथ को पकड़ते हुए उससे कहने लग जाती है कि प्रिंसेस मैं ये चाहती हूँ कि आप दोबारा अपने घर पर चले क्योंकि मैं आपको काफी ज्यादा मिस करती हूँ। उसका ये सब कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर हाय तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। और आगे इसके बारे में पूछने पर ना चाहते हुए भी एमिलिया को सारा कुछ बताना ही पड़ता है। वो बताती है कि मैं असल में गुटेनबर्ग फैमिली के प्रिंसेस हूँ। और तभी अचानक से वो लड़की उससे कहने लग जाती है कि चलो प्रिंसेस, ये मिशन खत्म होने के बाद दोबारा हम लोग अपने घर पर जाते हैं। लेकिन दूसरी साइड तो एमिलिया यहाँ पर अपने घर पर बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी। इसी वजह से वो अपने दोस्त से कहने लग जाती है कि मुझे असल में हाय तो काफी ज्यादा पसंद है। उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ पर वो लड़की भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और गुस्से के मारे आगे वो जल्दी से हाय को एक डुएल के लिए चैलेंज करती है। और आगे वो लोग एक डोजो में जाते हैं जहाँ पर वो एक शर्त रखती है कि अगर वो जीत गई तो एमिलिया को उसके साथ उसके घर पर जाना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम जीत गए तो तुम प्रिंसेस को अपने साथ रख सकते हो। और आगे जब भी उन दोनों का फाइट स्टार्ट होता है, यहाँ पर तो वो दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे, लेकिन लास्ट में जाकर वो लड़की हार जाती है और हमारा एमसी जीत जाता है। इस वजह से तो यहाँ पर ग्लोरिया भी थोड़ा सा उदास हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो हार मान लेती है। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो हायातो और एमिलिया एक साथ मिलकर सिटी पर घूम रहे थे, लेकिन तभी हम लोग उस जगह पर एक हंटर को देखते हैं जो कि काफी देर से उसको ही घूरे जा रहा था। फिर अगले दिन पे उन लोग को उनका मिशन दे दिया जाता है और यहाँ पर तो असल में वो लोगों ने दो टीमों में डिवाइड हो गए थे। पहला जो टीम था उसमें हायातो, एमिलिया, क्लेरी और एरिका था और दूसरा जो टीम था उसमें फ्रीज, लाया और लिडिया और एक लड़की था। और आगे वो लोग जल्दी से अलग अलग हेलीकॉप्टर में बैठकर जल्दी से जंगल के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि जंगल पे पहुंचने के बाद ही तो यहाँ पर
हायातो का टीम एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था और ऐसे ही सभी मॉन्स्टर से फाइट करते करते तो यहाँ पर काफी ज्यादा रात हो चुका था और इसी दौरान तो वहाँ पर हंटर का ग्रुप भी उन लोगों के ऊपर नजर रखे हुए थे और आगे रात होने पर वो लोग अपना कामों को बांट लेते हैं और वो लोग ऐसा कुछ इसलिए कर रहे थे ताकि कोई भी मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर अचानक से हमला ना करे। और यहाँ पर तो एमिलिया ये चाहती थी कि वो हायातो के साथ ड्यूटी करे, लेकिन तभी क्लोडिया और क्लियर एक साथ मिलकर उसको साथ साथ मना कर देते हैं, जो करकड़ी आगे उसको एरिका के साथ गार्ड पर लगा दिया जाता है। और आगे कुछ घंटों के बाद तो यहाँ पर उन लोग का शिफ्ट खत्म हो चुका था और अब तो हायातो, क्लेरी और क्लोडिया के वारी थी। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो हायातो और क्लेरी आसमान पर देख रहा था और स्टार को देखते देखते तभी अचानक से हायातो को अपने बहन के बारे में याद आ जाता है कि उसके बहन को आसमान पर स्टार देखना कितना ही ज्यादा पसंद है, लेकिन बीमारी की वजह से वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और तभी इतने में उन दोनों के पास क्लोडिया आकर कहने लग जाती है कि मैंने अभी लेक के पास एक मॉन्स्टर को देखा है, इसी वजह से मैं ये चाहती हूँ कि तुम दोनों जाकर वो मॉन्स्टर को हरा दो। और तभी हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ तरह से मैं क्लोडिया का प्लान था और वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि हायातो और क्लेरी क्लोज आ सके और इससे इसका फायदा उठाकर वो एमिलिया को अपने साथ घर पर ले जा सकता है।